आज हमारे यहाँ पे प्राइम एजेंडे पे होंगे आईसीसी अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है। दिल्ली पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बात समझेंगे। इंडिया यूएई बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड एक एडिटोरियल है, उसको देखेंगे यहाँ पे। और एनवायरमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, सो ये एक सजेशन है और काफी इंटरेस्टिंग सजेशन है। इसके साथ यूक्रेन रशिया वॉर डेवलपमेंट और इंडिया म्यांमार को लेके कुछ बातों को आज हम देखेंगे आज की क्लास में। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द फर्स्ट, यू कैन से, थिंग दैट इज देयर ऑन द पेज। अब पे देखिए, अडानी इंडिक्टेड इन यूएस फॉर ब्राइबरी सिक्योरिटीज फ्रॉड। $250 मिलियन का ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इतना उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ब्राइब दिया है। तो काफी सीरियस ये एलिगेशन है। इसके पॉलिटिकल रिpercussion आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये उनका कहना है कि ब्राइब जो है ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया गया है। 250 मिलियन, दैट इज अ वेरी, यू कैन से, बिग नंबर। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ये है, देखिए, वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, इसको इतना डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज ये एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट का मामला है और यूएस की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बिडेन इज जस्ट अबाउट टू लीव। ओके, बिडेन अभी जाने वाले हैं और ट्रम्प के इलेक्शन के अंदर अडानी ग्रुप प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंस रिगार्डिंग फंडिंग, रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, कि भी इंडियंस को कैसे आपको टैकल करना है, इंडियन वोटर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। इन सारी चीजों के अंदर देयर वर सम, यू कैन से, रूमर्स कि भी अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। तो ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज थोड़ी समझने वाली है। क्या पता ये डेलिबरेटली टारगेटिंग कर रहे हो, तो वी कैन नॉट रूल दैट आउट, बट एक बड़ा झटका तो यहाँ पे अडानी ग्रुप को दिया है बिडेन ने जाते जाते। ओके, सो दैट इज व्हाट हैज बीन द केस। नाउ रशिया फायर्स आईसीबीएम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये यूक्रेन ने कहा। अब देखिए, अब देखेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक तरीके से लॉन्च की गई है। और आईसीबीएम लॉन्च करने से इतनी क्या बड़ी बात हो गई? बात बड़ी है क्योंकि ये आईसीबीएम के अंदर आप वॉरहेड डाल सकते हो, और वॉरहेड में कौन सा वॉरहेड डालेंगे? एटॉमिक बॉम्ब। ओके, तो ये पॉइंट है, इसीलिए सब लोग थोड़े डरे हैं। और एक तरीके से ये मैसेज भी दिया है पुतिन ने कि भाई अगर तुम वॉर को इस तरीके से लेके जाओगे तो ये रिजल्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। ओके, तो ये चलता रहेगा। विल नॉट गेट इन, विल डू इट इन डिटेल, इसको लास्ट में डिटेल में देख लेंगे थोड़ा। चलिए, अब बात करते हैं आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू, देयर, यू कैन से, डिफेंस मिनिस्टर और हमास के लीडर्स के अगेंस्ट। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं आईसीसी है क्या। इट इज द परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, इन्वेस्टिगेट्स, प्रोसिक्यूट्स एंड ट्राइज इंडिविजुअल्स। ओके, किसी लिए? जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ अग्रेशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लायबिलिटी नेतन्याहू की फिक्स करने की कोशिश की गई है। दिस आईसीसी इज लोकेटेड इन हेग, नीदरलैंड में ये लोकेटेड है। और इट वाज फाउंडेड अंडर रोम स्टैट्यूट, इसको रोम स्टैट्यूट के अंदर जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर? ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अराउंड आएगा। आईसीसी पे अगर क्वेश्चन बनेगा, दैट क्वेश्चन विल बी अराउंड द एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर डिटेल्स रिलेटेड टू दिस। ओके, सो इट एक्सरसाइजेस jurisdiction when countries cannot prosecute individuals। तो यहाँ पे एक तरीके से वॉर क्राइम के एलिगेशन यहाँ पे लगे हैं नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर, और इसलिए जो है आईसीसी ने जो है ये अब एक वारंट इशू किया है। क्लियर? नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज नॉट गवर्न्ड बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इसको गवर्न नहीं करती हैं। तो ये की पॉइंट समझ गए आप? ओके, हाँ, रिसीव्स रेफरल्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां से रेफरल जो है कोई केस वगैरह आ जाते हैं इनके ऊपर। फंडिंग की बात करें, फंडिंग इज वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, ये सब मिलके इनको फंड करती हैं। और वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड फ्रेंच, दैट इज द वर्किंग लैंग्वेज। तो ये कुछ एक बिल्कुल फैक्चुअल सी जानकारी है जो आपको इस आईसीसी के बारे में होनी चाहिए। डेफिनेटली देर इज दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। यूएस ने वीटो किया, किस चीज को वीटो किया?
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ठीक, एक रेजोल्यूशन आता है यूएनएससी का कि भी इसको सीज फायर करवाई जाएगी, इमीडिएटली ये इजराइल वॉर को रोका जाएगा। और ये सीज फायर थी अनकंडीशनल सीज फायर, ठीक, फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए, और अनकंडीशनल कि कोई इसको लेके कोई बोलेगा नहीं और अनकंडीशनल सीज फायर हो जाएगी। बट यूएस ने इसको वीटो किया, रीजन बीइंग अभी भी कुछ इजरायली जो होस्टेजेस हैं वो हमास के पास हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वॉर तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक उन होस्टेजेस को आप रिलीज ना करवाएं, क्योंकि अगर इमीडिएटली ये सीज फायर करवा दी, इसका मतलब ये होगा जो होस्टेज हैं वो वहीं रहेंगे, मतलब वो हमास के कब्जे में ही रहेंगे, और इसराइल कुछ भी ऐसा एक्शन हमास के अगेंस्ट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। क्लियर? तो ये ब्रॉडर पिक्चर है, जो डिबेट है जो आज की चल रही है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन तो न्यूज में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उससे पहले कंसेंसस ऑन न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स, इसको लेके कुछ बात करेंगे। तो देखिए, कुछ एक बात एज इट इज चल रही है अभी, ठीक। क्या बात चल रही है फाइनेंस गोल्स को लेके? न्यू क्वांटिफाइड गोल्स हम लोग चाहते हैं कि निकल के आ जाएं, लेकिन अभी तक उसको लेके क्लैरिटी नहीं मिली है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट, कि किस तरीके से आप इस चीज को आगे प्रोसीड करेंगे, क्या इस तरीके इसका इम्पैक्ट होगा, कैसे इसका एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। क्लियर? तो अभी तक उस बात को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली देर इज एन एफर्ट, एक एफर्ट जरूर है। इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द फाइनेंसेस। ओके, मुद्दा पैसे पे आके अटक रही है गाड़ी, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस दे आर वांटिंग कि हमें और मनी चाहिए, और वो ग्रांट के फॉर्म में एक तरीके से चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो होता क्या है, ये डेवलप्ड नेशंस ये ऑन पेपर दिखाते हैं कि हमने तो क्लाइमेट चेंज फंडिंग कर दी, बट वो क्लाइमेट चेंज फंडिंग ग्रांट की फॉर्म में नहीं है, एड की फॉर्म में नहीं है, लोन की फॉर्म में है। लोन की फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है कि लोन तो आपको रीपे करना पड़ेगा। तो फिर ये रियलिटी थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपने तो एक तरीके से लोन दिया और वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है कि पिछली बार जो $100 बिलियन जो प्रॉमिस किए गए थे, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? आउट ऑफ $100 बिलियन, $20 बिलियन वॉज जस्ट द पब्लिक फंडिंग। ओके, तो 100 में से 20 बिलियन ही वो थे जो एक तरीके से पब्लिक फंडिंग के थ्रू आ रहे थे, जो सरकारी फंडिंग थी डेवलप्ड नेशंस की तरफ से। रेस्ट $80 बिलियन वर आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन और सम इन सम अदर यू कैन से अरेंजमेंट। तो उसको लेके क्लैरिटी नहीं है अभी। अच्छा, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट को आप कैसे ग्रीन फाइनेंस दिखा सकते हो? वो थोड़ी ना क्लाइमेट चेंज फाइनेंस है। इन्वेस्टमेंट तो किया जाता है जो है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन डेवलप्ड नेशंस वैसा ही कर रहे हैं। सो दे वांट टू यूज दिस क्लाइमेट चेंज डिबेट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, कि भी उनके पास टेक्नोलॉजी है एंड दे विल सेल दैट टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग नेशंस, और उससे वो पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, वो हमारे लिए एक समस्या है। क्लियर? और यही यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया गया है। तो डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस व्हाई दे आर नॉट एग्रीइंग, वो ये रीजन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, देखते हैं और क्या चल रहा है पूरे देश के अंदर। पॉल्यूशन तो दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, विल लुक इनटू दैट, उसको लेके जरूर यहाँ पे बात करेंगे करेंगे। ठीक, सीधा उसी पे आते हैं कि क्या यहाँ पे गड़बड़ चल रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, सो लेट्स मूव टू दिस पॉइंट हियर, डायरेक्टली उधर आते हैं। पॉलिटिकल बीच में डिबेट्स उसमें नहीं जाएंगे, ठीक। मणिपुर के अंदर सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी, एकदम से तो नहीं होगी। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द, ये सब जो अडानी ग्रुप की डिबेट्स है उसके ऊपर नहीं पढ़ेंगे। सो अ प्राइमर ऑन हाउ टू सर्वाइव द डिक्लाइनिंग एयर क्वालिटी इन इंडिया। अब देखो, इंडिया के अंदर जो आपके सिटीज हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली, वो रहने लायक नहीं बचे हैं, ऑलरेडी ये डिबेट चल रही है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर राइट नाउ। अभी आज की डेट में क्या चल रहा है? फेस्टिवल सीजन के बाद, विंटर आने के बाद एकदम से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया। हमें प्रॉब्लम सारी पता है कि स्टबल बर्निंग है, ठीक है। और सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं है, देखो
ऑल टुगेदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है आज की डेट में, सिर्फ स्टबल नहीं, आप देखेंगे व्हीकल्स जो हम यूज कर रहे हैं उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डीजल व्हीकल हैं, और हम इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि एक हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल करने के लिए आपको जो है अपने व्हीकल्स यूज करने पड़ेंगे, तो दैट इज हाउ, दिस इज हाउ इट इज, ठीक। तो वो चीज हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप ना यूज करें, तो पहली पॉइंट तो आपको ये समझना होगा। देन देर आर लॉट ऑफ यू कैन से अदर थिंग्स जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग द क्लीन टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ पे इनएफिशिएंट पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, और एक ट्रेंड देखा गया है कि वो नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप नई टेक्नोलॉजी जो है लेके आएंगे तो वो कॉस्टली होती है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बातों को समझना है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू की है कि यू जस्ट फर्स्ट चेक द AQI। आप पहले गवर्नमेंट की ऐप के ऊपर, ऐप फोन मोबाइल ऐप के ऊपर पहले AQI चेक कीजिए अपने एरिया का, देन यू मूव आउट ऑफ योर होम, ठीक, उसके बाद आप निकलिए। अब बात यह है कि कितना ये सस्टेन कर सकता है इंसान। अगर आप वर्क काम करने वाले हैं तो आपको घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, इवन इफ द AQI क्वालिटी इज वर्स्ट, उस केस में भी आपको निकलना पड़ेगा। तो आज हमें सब कुछ पता है कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, वेस्ट बर्निंग की प्रॉब्लम है, कूड़ा साफ करके सड़क के साइड में आग लगा देते हैं, और सर्दियां आती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हाथ सेकने के लिए जो है, अब सूखे पत्ते, पतझड़ का मौसम आएगा, सूखे पत्ते गिरेंगे, सूखे पत्तों को जला के जो है वो हाथ सेकते हैं। तो वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डीजल जनरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ है यहाँ पे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप दिवाली को जिम्मेवार मानेंगे या फिर किसानों को ही जिम्मेवार मानेंगे। ये पूरे साल की प्रॉब्लम है जो इस साल इस पॉइंट पे आके एक साथ इकट्ठी हो जाती है, और वो हमारे लिए सरदर्द बनती है। अब प्रॉब्लम्स भी हमें पता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव, ये सब प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर पॉल्यूशन के साथ लिंक्ड अप हैं। तो ये पॉइंट हमें समझना है कि आप ना चाहते हुए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक स्टेटस, आप अमीर हैं, ठीक है, आप घर में अफोर्ड कर सकते हैं, आप एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, लेकिन आपको भी तो बाहर जाना है। सो एज यू विल मूव आउट यू विल बी एक्सपोज टू दैट पॉल्यूशन, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद हार्ट अटैक, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया, मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे आ सकती हैं आपके ऊपर। और अगर आप पॉल्यूशन सोर्स एंड इफेक्ट्स की बात करें, ट्रैफिक इज वन, बर्निंग वुड इज अनदर इशू, इंडस्ट्रियल एमिशन भी हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बर्निंग। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम सभी कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, यू कैन से दैट, ओके। तो ये चीज है। अब देखो इनको रिकमेंड क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले आप एयर क्वालिटी इंडेक्सेस देखिए, गवर्नमेंट की मोबाइल एप्स आ गई हैं, उसके बाद आप आउटडोर एक्टिविटी अपनी जो है प्लान कीजिए, ओके। रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस करना जरूरी है, रिड्यूस वुड एंड कोल यूज, ये भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन, क्लियर। अब एक स्टैटिस्टिक्स है जो आप अपने आंसर में यूज करेंगे, दैट इज WHO एस्टिमेट्स 4.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स ड्यू टू आउटडोर एयर पोल्यूशन। ये 2019 के अंदर हुआ था ऐसा, ठीक है। तो 4.2 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। अब देखो ये सिंप्लीफाइड नहीं है क्योंकि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि लोग मर गए हैं, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, दैट इज समथिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ। इन सब चीजों को आपको डील करना है, एंड विद द कलेक्टिव एफर्ट ओनली वी विल बी एबल टू डील विद इट, अदरवाइज ये चलता रहेगा, ब्लेम गेम चलता रहता है। यही तो प्रॉब्लम है कि हम सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट सेंटर के ऊपर एलिगेशन लगाएगी, सेंटर की गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी नो कंक्लूजन, क्लियर। सो इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग सजेशन है, यू कैन राइट इट इन योर आंसर, आप इसको डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हैं। क्या है ये सजेशन, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट लेट्स लुक इनटू दिस। देखिए,
देयर इज वन हेल्थ अप्रोच दैट वी फॉलो। अब हम वन हेल्थ अप्रोच के साथ चलते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि इकोलॉजिकल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ दोनों अलग नहीं है। अब इसके अंदर एनवायरनमेंट का कंपोनेंट भी एड अप हो जाता है। दैट वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, अगर पोल्यूशन है तो वो आपकी हेल्थ को हर्ट करेगा ही करेगा, इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। एयर, वाटर, सोयल पोल्यूशन, ये सब आएगा और ये सब ह्यूमन हेल्थ के साथ लिंक्ड अप है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। India's rapid economic growth is highlighting interdependence between health, environment and economy। बिल्कुल ये भी इंटरलिंक्ड है। पोल्यूशन करके, अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप इकोनॉमिकली भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अब आज की डेट में होता क्या है, हमारा यहाँ पे जो एफर्ट है वो फ्रेगमेंटेड है। वी हैव अ फ्रेगमेंटेड एफर्ट। फ्रेगमेंटेड एफर्ट कहाँ से देखने को मिलता है हमें? आप एक सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर स्टेट लेवल पे देर आर डिफरेंट एजेंसीज दैट आर एग्जिस्टिंग, ठीक, वो भी पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज सेपरेट, ये अलग एंटिटी काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज इट इज ऑल्सो सेपरेट। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक। वहीं अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ओके, तो ऐसी चीज के अंदर आपके जब ओवरलैपिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाउ विल यू फैसिलिटेट अ सॉल्यूशन? निकलेगा कैसे सॉल्यूशन? दैट इज अ चैलेंज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और होता क्या है, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट एंड एवरीथिंग, बिकॉज अभी सभी एंटिटीज अलग अलग काम कर रही हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ सजेशन दैट वी नीड टू हैव एनवायरमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, जो एनवायरमेंट और उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को एक साथ डील करे। ऐसी पॉलिसी बनाए जो हेल्थ के इम्पैक्ट को कंसीडर करके पॉलिसी बनाई जाए। मतलब अभी होगा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट काम करेगी बट दे विल नॉट फैक्टर इन द हेल्थ इम्पैक्ट दैट उनके एफर्ट से होने वाला है, जो भी इंप्रूवमेंट होगा। तो वो चीज यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं एनवायरमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी के थ्रू। देखिए ये क्या करेगी, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल एफर्ट और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम लेके आएंगे। आप सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना रहे हैं एनवायरमेंटल और हेल्थ डेटा को इंटीग्रेट करके, आपको पॉलिसी मेकिंग थोड़ी और ग्राउंडेड हो जाएगी, मतलब ग्राउंडेड इन द सेंस ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द ग्लोबल एग्जांपल्स। यूएस, जर्मनी, जापान, ऑलरेडी वहां पे इस टाइप की एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जो हेल्थ और एनवायरनमेंट को साथ में क्लब करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। एंड देन वी हैव एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सो नीड फॉर रिलायबल कंटेक्स्ट स्पेसिफिक डेटा फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन, दैट इज वन थिंग वी हैव टू डू। देन देर इज सपोर्ट फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च। ये दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्लियर। सो ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। और हेल्थ हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट का भी एक पॉइंट होगा कि वट एवर डिसीजन दे आर गोइंग टू टेक अप, उसका क्या हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी आप यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हो। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को आप इजीली डिटेल में देख सकते हो, बिकॉज अब एक सिंगल एंटिटी है आपके पास विच विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस। ओके, और इतना ही नहीं है, ये हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी ये एजुकेशन में, पब्लिक अवेयरनेस में भी का रोल प्ले करेगी। एनजीओज, मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, सिटीजन को कैसे साथ लेके आना है, एंड नॉट जस्ट दैट, फिक्सिंग अप द अकाउंटेबिलिटी। So all these things can be carried out by this entity, and that is what we are exploring as a collaborative solution, clear। वो हम यहाँ के लेके आ रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, ये रिसर्च भी करेगी और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, वी विल मेक श्योर कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज या सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ बाय एनवायरमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। दैट इज व्हाट द आइडिया इज, क्लियर। इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रिलक्टेंस यहाँ पे आएगा ही आएगा। ओके, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, ठीक। तो ये है यहाँ पे ओवरऑल गड़बड़। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर न्यूज रिलेटेड टू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, अ बिट ऑफ चेंज। ओके, सो हम रिवाइज कर रहे हैं अपनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज,
और यहाँ पे इंडिया यूएई बायलैटरल ट्रेड की बात की गई है। अब पॉइंट ये है कि उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट आप मान सकते हो। देखिए, रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए आपके पास इंडिया यूएई की बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी है। नॉट जस्ट दैट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी आप एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट मांग सकते हो। तो अब ये बात है कि ऐसा क्या है जो इंडिया यूएई की जो ट्रेड इक्वेशंस हमारी चल रही हैं उसमें हम लेके आने वाले हैं। सो दैट इज समथिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट। सो वी साइंड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी विच रिप्लेस्ड आवर ओल्डर ट्रीटी। ओके, और हमने रिवाइज इसलिए किया क्योंकि चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से चीजें बदलती हैं, न्यू आइटम्स एड अप हो गई हैं, ट्रेड भी तो बढ़ रहा है ना। तो दिस इज हाउ इट इज क्लियर। एंड बेसिक आइडिया इज दिस, वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंट्री का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खराब ना हो, और साथ साथ जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है उसका यहाँ पे क्विक कंक्लूजन लाया जाए कि भी जो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनका ट्रिब्यूनल कैसे ऑपरेट करेगा। आप इंडिया में रह के सॉल्यूशंस ढूंढोगे या इंडिया से बाहर रह के सॉल्यूशंस ढूंढोगे, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपको इस ट्रीटी के अंदर लेके आने पड़ते हैं। अब आइडिया इज दिस, फर्स्ट जो ये कह रहा है कि लोकल रेमेडी जो है वो एक रिक्वायरमेंट डाली है कि पहले 3 साल तक अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप लोकल रेमेडीज एक्सप्लोर करेंगे पहले। ठीक है, इससे पहले जो पुरानी हमारी जो ट्रीटी थी वो 5 साल तक होती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा किया है कि हमने 3 साल तक कंपनीज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो उसको लेके पॉइंट है कि भी 3 साल का पीरियड होगा लोकल रेमेडी वाला। तो वो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें समझना है। देन defining the investment, so removal of the criteria that investment must be significant for host state development. Investment must have key economic characteristics, capital, profit expectation, risk assessment. तो यहाँ पे एक तरीके से किया क्या है कि इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया है, क्योंकि अगर आप जिस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो सबसे पहली चीज उसको डिफाइन तो करो। तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिफाइंड हियर। क्लियर। सो वो पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। अब कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस प्रैक्टिसेस की बात करें, सो एब्सेंस ऑफ की प्रोविजंस डज नॉट इंक्लूड मोस्ट फेवर्ड नेशंस, फर्स्ट पॉइंट है। एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स मेजर्स फ्रॉम दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंगल। आईएसडीएस की बात करें तो ट्रिब्यूनल लिमिटेशंस की बात हो रही है। पोटेंशियल एम्बिग्विटी इन इंटरप्रेटिंग द मेरिट्स, दैट इज व्हाट इज पॉइंटेड आउट। इम्प्लीकेशन, और इन चीजों को देखेंगे कि भाई एक मेजर शिफ्ट है हमारे यहाँ पे, हम हर चीज को यहाँ पे लेके चल रहे हैं और अपडेटेड है एज पर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। बाकी जो ट्रीटीज हैं वो भी इंडिया रीनेगोशिएट कर रहा है, बहुत कंट्रीज के साथ हमारे टॉक्स चल रहे हैं। बट दिस कैन बी द रेफरेंस पॉइंट फॉर कंक्लूडिंग आवर इक्वेशंस विद अदर यू कैन से कंट्रीज, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या यूके के साथ हो। तो हम ये एक रेफरेंस पॉइंट मान के उनके साथ कंक्लूड कर सकते हैं, एंड दे विल बी आल्सो बी रेडी विद दैट। ओके, दैट इज व्हाट द ओवरऑल पॉइंट इज। तो वो यहाँ पे बताया गया है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सीधा। अब देखिए, एक सवाल, एक डिबेट है, इज सोशल मीडिया डूइंग मोर हार्म देन गुड टू डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा सोशल मीडिया एज अ मीडियम, क्लियर, इट हैज डेमोक्रेटाइज द वर्ल्ड। ओके, व्हाई आई एम सेइंग इट हैज डेमोक्रेटाइज द वर्ल्ड, आज की डेट में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और हमने एक चीज देखा है, इवन वुमेन, they are expressing on social media. This is how it is democratic. Clear one point here. But there are many issues associated, बहुत सारे issues हैं जो इसके साथ चल रहे हैं। One issue is fake news, ठीक, एक ये बहुत बड़ी समस्या आई है यहाँ पे। Other is trolling, किसी को आप ट्रोल करते हो। नेक्स्ट इज आप इलेक्शन आउटपुट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। ठीक, हमने ट्रेंड देखा है कि इलेक्शन आउटपुट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हो ग्लोबल इंटरवेंशन से, आपके दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। क्लियर, दैट इज व्हाट इट मींस, देयर इट इज वेरी डेंजरस, उस एरिया के अंदर बहुत डेंजरस है ये। तो ये बहुत सोच समझ के संभालने वाली चीज है। नाउ आइडिया इज दिस, हमें पता है कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, बट हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट, इसको ठीक कैसे करेंगे। सो बेसिक पॉइंट जो यहाँ पे समझने वाला है, इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप इस रियलिटी से पीछे नहीं हट सकते हैं। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज यू हैव टू कम अप विद द पब्लिक अवेयरनेस, जनता को जागरूक करो।
अवेयर करो, उनको प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, इश्यूज के बारे में बताओ, देन ओनली वी विल बी एबल टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, अदरवाइज दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है, और उसी पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। क्लियर? सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज दिल्ली बिकमिंग अनहैबिटेबल सिटी? यस, ओवर क्राउडेड है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, सब कुछ है यहाँ पे। क्लियर? मतलब आप रह नहीं सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स, इतनी सारा हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं अगर आप दिल्ली के अंदर हो। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, मेजर पॉइंट इज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगली न्यूज पे, वर्ल्ड न्यूज पे चलते हैं सीधा, मुद्दों को देखेंगे। ब्रेसिंग फॉर ट्रम्प टैरिफ, चाइना जी मेक ग्लोबल डिप्लोमेटिक पुश। अब देखो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। ट्रम्प के आने के बाद प्रोटेक्शनिज्म का दौर वापस आने वाला है। ठीक, हमें पता है सिर्फ चाइना ही टारगेट नहीं होगा, प्रोटेक्शनिज्म ट्रम्प लेके आएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि अमेरिका में ही इन्वेस्टमेंट हो। ये ट्रम्प का जो है इलेक्शन एजेंडा है, उसमें आप उनको कुछ नहीं कह सकते। नाउ द पॉइंट इज दिस, देयर विल बी अ केस फॉर ट्रेड वॉर। यहां से शुरू होगा ट्रेड वॉर जैसी चीज। अब देखो, सिर्फ चाइना ही इम्पैक्ट नहीं होगा इससे, जापान भी इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया भी इम्पैक्ट होने वाला है। क्लियर? जापान का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, काफी ज्यादा है वहां पे। ठीक, इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो दे कैन इम्पैक्ट सम ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ हद तक थोड़ी बहुत हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पैक्ट होगी। क्लियर? सो इसीलिए जी जिनपिंग इज नाउ पुशिंग फॉर द डिप्लोमेटिक पुश, कि पूरी दुनिया एक तरीके से एकजुट हो जाए और सब मिलके यूनाइटेड स्टेट्स को समझाएं कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हो, और डी ग्लोबलाइजेशन हमें नहीं करना है। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। अब ये बात समझ में आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्रम्प इज ट्रम्प, दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू हियर। ओके, बट चाइना को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, बिकॉज जो ट्रेड डेफिसिट यूएस का चाइना के साथ है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रम्प का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो चाइना ही होगा। दैट इज वन पॉइंट हियर। तो यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ और बैलिस्टिक मिसाइल का यूज हुआ। क्लियर? इससे पहले आपको कुछ बातें बता दें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूवल दिया, किस चीज का अप्रूवल दिया? यूज ऑफ मिसाइल, यूएस मिसाइल, यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन को दी थी, यूज ऑफ मिसाइल अगेंस्ट रशिया। ठीक, ठीक है। अब ये यूक्रेन के पास उन्होंने पहले ही ट्रांसपोर्ट कर दी थी, लेकिन अभी तक यूज करने की परमिशन नहीं दे रखी थी, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई। नाउ एज दिस टुक प्लेस, रशिया अपडेटेड द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इसका रिएक्शन क्या हुआ? रशिया ने अपना न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया। ठीक, अब न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, इफ अ नॉन न्यूक्लियर नेशन, जैसे यूक्रेन नॉन न्यूक्लियर नेशन है, इज अटैकिंग रशिया विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर नेशन, किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के साथ मिलके अगर वो रशिया के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, देन रशिया कैन रिटेलिएट विद द न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस, अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं था, उसके अंदर दो तीन पॉइंट्स और हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर क्रेडिबल इनपुट आता है, ठीक, क्रेडिबल इनपुट आया रिगार्डिंग मैसिव एयर अटैक, कि भी रशिया के ऊपर बहुत बड़ा एयर अटैक होने वाला है। ठीक, एयर अटैक आइदर थ्रू प्लेन और थ्रू मिसाइल। ओके, अगर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या ड्रोन के थ्रू, इन दैट केस एज वेल रशिया कैन रिटेलिएट विद द न्यूक्लियर वेपन। और एक साथ प्रोविजन डाला बेलारूस, अगर बेलारूस के अगेंस्ट किसी ने कन्वेंशनल अटैक किया तो भी रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अब ये इन्होंने अपडेट किया अपना फंडा। आईसीबीएम की खासियत क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, इट कैन कैरी द न्यूक्लियर वॉरहेड, ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, और एक तरीके से इस अटैक के थ्रू वार्निंग दी गई है कि आप इसको फर्दर एस्केलेट ना करें। अगर आप इसको एस्केलेट करेंगे, कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़ेगा रशिया को, एंड देन दिस कुड बी डिजास्टरस फॉर ह्यूमैनिटी। वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। दैट इज व्हाट पुतिन इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट। ठीक, उससे रिलेटेड वो आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं।
कि अगर ऐसा होता है और रशिया को ये वेपन यूज करना पड़ा तो उसका ये इम्पैक्ट होगा कि रशिया ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर वॉर की तरफ चला जाएगा। क्लियर? दैट इज व्हाट द की पॉइंट रशियंस आर हाईलाइटिंग हियर। नाउ वी नो दैट टर्की हैज मेड अप अ पॉइंट, टर्की ने भी यहाँ पे पॉइंट किया कि ये यूएस ने बहुत गलत किया है एंड दिस एंड दैट। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज ऑलराइटली वेरी यू कैन से वेरी फ्रेजाइल सिचुएशन, बहुत डेंजरस सिचुएशन में अभी दुनिया चल रही है। क्लियर? तो ये थी पूरी कहानी। अब देखो आइसलैंड के अंदर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए यहाँ पे। आइसलैंड के अंदर क्यों होते हैं वोल्केनिक इरप्शन, और आइडिया ये है पिछले 3 साल के अंदर ये जो वोल्केनो है ये 10th टाइम एक तरीके से इरप्ट हो रहा है और लोगों को वहां से हटा दिया गया है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है आइसलैंड की लोकेशन। आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन मिड अटलांटिक रिज। इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो इस डाइवर्जेंस की वजह से, प्लेट डाइवर्जेंस की वजह से टेक्टोनिक प्लेट जब दूर जा रही हैं तो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत वोल्केनिज्म होगा, थोड़े बहुत अर्थक्वेक भी यहाँ पे आ सकते हैं। वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। क्लियर? और आइसलैंड की अगर आप बात करेंगे, आइसलैंड के अंदर देर आर 33 वोल्केनोज, ये 33 एक्टिव वोल्केनो है वहां पे। क्लियर? तो हर साल कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, और वही न्यूज में है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे और क्या खबर है यहाँ पे म्यांमार से रिलेटेड। हाँ, चिल्ड्रन मेकअप 40% ऑफ द डिस्प्लेस्ड इन म्यांमार, दिस इज व्हाट यूनाइटेड नेशन इज सेइंग। ओके, सो म्यांमार हमारे पड़ोस में है और एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। देखिए म्यांमार के अंदर एक के बाद एक समस्याएं आती गई ईयर आफ्टर ईयर। तो पहले हम शुरू करते हैं, ये एक रखीने प्रोविंस है। रखीने प्रोविंस में यहाँ पे हुआ रोहिंग्या क्राइसिस। क्लियर? रोहिंग्या मुस्लिम्स दे लिव देयर एंड दे वर परसिक्यूटेड, उनको मारा गया, तो वो मास माइग्रेशन हुआ वहां पे। ठीक है, पहली चीज ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था। उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री कू हो गया। आफ्टर फ्यू इयर्स मिलिट्री कू हो जाता है वहां पे, जनता पार्टी मतलब जो मिलिट्री है वो रूल में आ जाती है एंड जनता रूल आप बोल सकते हो, जुंटा बोलते हैं उसे। क्लियर? तो मिलिट्री कू हुआ, नाउ देर इज दिस सिविल वॉर टाइप सिचुएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन पीपल जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और मिलिट्री। ये एक तरीके के क्लैशेस वहां पे चल रहे हैं आज की डेट में, और उस वजह से भी बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। क्लियर? पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वहां पे क्राइसिस सिचुएशन चल रही है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब सबसे बड़े जो वल्नरेबल्स होते हैं वो होते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो ये पॉइंट समझना है कि ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ म्यांमार की प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल बी ए प्रॉब्लम इवन फॉर इंडिया। क्योंकि हमने देखा था कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आ गए थे, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस में जो लोग थे वो भी इंडिया आ गए थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी यू कैन से कॉशियस अबाउट। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है वी नीड टू वर्क विद द मिलिट्री ऑफ म्यांमार। आपको म्यांमार की मिलिट्री के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और आप सिर्फ परसुएड कर सकते हो। क्लियर? ओनली दैट इज समथिंग दैट वी कैन एक्सप्लोर हियर। उसके बिना यहाँ पे कोई और सोल्यूशन हमें अभी तक नहीं दिखा है और ना दिखेगा। तो म्यांमार की मिलिट्री डिसाइड करेगी कब डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट करनी है, कब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है। सो दिस इज व्हाट द प्रेजेंट डिबेट इज अबाउट। ये पूरा मुद्दा था जो आज हमने यहाँ पे देखा है। सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। विल बी फैसिलिटेटिंग द माइंड मैप्स दैट वी हैव हियर। ये सारी डिटेल आपको आपके उस माइंड मैप की फॉर्मेट में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेलीग्राम की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।